नमस्कार दर्शकों। न्यूज टुडे के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की प्रमुख खबरों में जो सबसे पहली खबर है वो जुड़ी हुई है आरबीआई द्वारा शुरू की गई नई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन योजना से। इसके अलावा हम देखते हैं कि खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि जो थी वो लागू हो गई है, जिसे हम बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिशियल के औपचारिक नाम से भी जानते हैं। साथ ही भारत में न्यायाधीशों की महाभियोग या पद से हटाने की जो व्यवस्था या जो प्रक्रिया है वो भी न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा केस के चलते चर्चा में रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे वैश्विक रणनीतिक ध्रुव के उदय की भी चर्चा हुई और साथ ही भारत जापान रणनीतिक संवाद आयोजित किया गया। इस संवाद के तहत कुछ पहले घोषित की गई और इस संवाद के चलते भारत और जापान के संबंध एक बार फिर से चर्चा में आ गए। तो ये प्रमुख खबर रहेंगी जिन्हें आज की जो अंक है उसमें हम कवर करेंगे। इसके अलावा अगर संक्षिप्त सुर्खियों की बात की जाए तो विशेषाधिकार समिति चर्चा में रही। साथ ही शुगर युक्त मीठे पेय पदार्थों के सेवन पर टैक्स या शराब पर टैक्स से जुड़ी हुई डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आती है वो भी चर्चा में रही। बायोसेफ्टी लेवल, चाबहार बंदरगाह, रूट विल्ट रोग इत्यादि ये संक्षिप्त सुर्खियां रही जिन्हें भी आज के इस न्यूज टुडे अंक में हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत की जाए आज की प्रमुख खबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर के साथ जो जुड़ी हुई है एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2026 से। आरबीआई द्वारा एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2026 की घोषणा की गई और कहा गया कि यह योजना 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। तो हमारे लिए इस योजना के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर ये ओम्बुड्समैन योजना होती क्या है, ये करती क्या है। हम देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा बहुत सारी ऐसी इकाइयां होती हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है। जैसे ऐसी ही एक इकाई या एंटिटी क्या है, बैंक, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इत्यादि। इनके द्वारा अलग अलग प्रकार से ग्राहकों को सेवा दी जाती है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि इनके द्वारा ग्राहकों को जो सेवा दी जाती है उस सेवा में कोई कमी रह जाती है या सेवा में कोई चूक हो जाती है। तो ऐसे मामले में जब ये इकाइयां, ये बैंक, एनबीएफसी इत्यादि ग्राहक को प्रभावी समाधान देने में विफल रहती हैं या ग्राहक असंतुष्ट है, तो ग्राहक के पास लोकपाल या ओम्बुड्समैन योजना के माध्यम से ये विकल्प आ जाता है कि वो आरबीआई द्वारा नियुक्त जो अधिकारी जिन्हें हम ओम्बुड्समैन कहते हैं उनके सामने अपना मामला लेकर जा सकते हैं और उनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यही है ओम्बुड्समैन योजना का लक्ष्य। एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार ओम्बुड्समैन योजना लाई गई है। आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज के संदर्भ में इससे पहले भी ओम्बुड्समैन योजना लाई गई है। पहले अलग अलग रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए अलग अलग प्रकार की ओम्बुड्समैन योजना रही है, जैसे बैंक्स के लिए अलग, एनबीएफसीज के लिए अलग। बाद में हम विचार करते हैं और आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना लेकर आते हैं, ओम्बुड्समैन योजना 2021। अब उसी में जो कुछ सीमितताएं हमने अनुभव की उसको देखते हुए आरबीआई के द्वारा 2026 के लिए या 2026 से नई ओम्बुड्समैन योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए जानते हैं इस योजना की विशेषताओं के संदर्भ में। सबसे पहले ये ओम्बुड्समैन होते कौन है, तो क्या है ये ओम्बुड्समैन, कुछ और नहीं बल्कि आरबीआई द्वारा अपने ही एक या एक से अधिक अधिकारियों को आरबीआई ओम्बुड्समैन या आरबीआई डिप्टी ओम्बुड्समैन के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। अच्छा, आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज के खिलाफ कोई भी मामला है तो उस मामले की जांच या उस मामले पर निर्णय इनके द्वारा किया जाता है। और सामान्यतः जो इनकी कार्य अवधि है वो कितनी होती है, 3 वर्ष के लिए इनकी कार्य अवधि होती है। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, आरबीआई ओम्बुड्समैन होते क्या है। एक और विशेष बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो क्या है, सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। इसकी व्यवस्था भी नई ओम्बुड्समैन योजना या नई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना 2026 के माध्यम से की गई है। ये क्या करेगा, शिकायतों को प्राप्त करने, उनकी जांच करने के लिए ये क्या है, आरबीआई का एक सीआर
पीसी, यानी आरबीआई क्या करेगा, एक केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करेगा। और उद्देश्य क्या है इसका, ताकि आसानी से शिकायत प्राप्त की जा सके और उन शिकायतों की जांच की जा सके। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना से जुड़ी हुई है। चलिए अब हम इस योजना की कुछ और विशेषताएं देखते हैं और देखते हैं कि ये विशेषताएं इस योजना को पुरानी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना से कैसे पृथक करती हैं। सबसे पहले, क्या हमने आरबीआई के जो ओम्बुड्समैन हैं उनके पास किस अमाउंट के मामले लाए जाएंगे, ऐसी कोई सीमा निर्धारित की है? उत्तर है नहीं। यानी कोई भी राशि या अमाउंट की सीमा नहीं है कि देखिए इतनी अमाउंट वाले मामले ही आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास लाए जा सकते हैं। हाँ, कोई मामला अगर आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास आता है तो वो किस आधार पर शिकायत की जांच करेंगे, डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन में प्रमुख आधार बनाया गया है सेवा में चूक या सेवा प्रदायगी में अगर कोई चूक हुई है, जैसे कि आपको कोई सेवा मिलनी थी उसमें किसी प्रकार का कोई डिले हो जाए, कोई अनियमितता देखी जाए या आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई हेर फेर का मामला है, तो ऐसे मामलों को हम कहेंगे कि सेवा प्रदायगी में चूक हुई है। और अगर सेवा प्रदायगी में चूक हुई है और जो वित्त संस्थान या रेगुलेटेड एंटिटीज है वो सही से समाधान नहीं दे पा रहे, तो आप मामला आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास लेकर जा सकते हो। अगर आपका मामला सही पाया जाता है तो अधिकतम, ध्यान देना, अधिकतम 30 लाख तक का मुआवजा आपको प्रदान करने की शक्ति आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास है। ये अधिकतम सीमा है ना। इसके अलावा अगर कहीं कोई मानसिक परेशानी या प्रताड़ना का केस है तो भी 3 लाख तक का अधिकतम मुआवजा दिलवाने का अधिकार आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास है। अब देखोगे पहले ये जो वित्तीय सीमाएं थी मुआवजे की, ये कम थी, है ना। सेवा प्रदायगी में चूक के मामले में 20 लाख की कैप थी और अगर मानसिक तनाव, प्रताड़ना का कोई कारण बनता है तो ये सीमा 1 लाख के आसपास थी। नई ओम्बुड्समैन योजना के माध्यम से इन सीमाओं को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आप देखोगे शिकायत का आधार जो मैंने बताया सेवा में चूक है, इस बात पर भी नई ओम्बुड्समैन योजना में बल दिया गया है। इसके साथ साथ आखिर आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड वो एंटिटीज कौन सी होंगी जिनके खिलाफ अगर कोई मामला आता है तो इस योजना के तहत वो कवर होगा। तो ध्यान रहे, उन एंटिटीज की श्रेणी में बैंकिंग संस्थाएं जिसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, इसके अलावा सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक भी कुछ वित्तीय लिमिट रखी गई है उसके परे अगर हैं तो वो इस योजना के तहत कवर होंगे। एनबीएफसी जमा स्वीकार करने वाली और कुछ एनबीएफसी को छोड़कर, जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज से जुड़ी कोर जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इस प्रकार की एनबीएफसी या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर फाइनेंस, ये कुछ कैटेगरी है। इस सूची को आप पढ़ लेंगे। अगर इन एनबीएफसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी एनबीएफसी को भी स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। साथ ही जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, ये वो कंपनी होती है जो क्रेडिट से जुड़ी हुई सूचना पहले एकत्रित करती हैं और अपने ग्राहकों को ये सूचना देती है। और इनके ग्राहक प्रमुखतः कौन होंगे? बैंक, एनबीएफसी इत्यादि, ताकि सूचना के आधार पर वो निर्णय ले पाए कि जिसको उन्हें उधार देना है उसकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है। जैसे सिबिल इत्यादि कंपनीज हैं जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का कार्य कर रही हैं। और साथ ही नॉन बैंक, यानी बैंक तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाले जारी करता है उनको भी इस योजना के तहत आरबीआई की रेगुलेटेड इकाई माना जाएगा और उन्हें भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। जिसमें आप देखोगे पेटीएम, गूगल पे, है ना, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे इशूवर हैं जो वॉलेट के माध्यम से या फिर कार्ड्स इत्यादि के माध्यम से पेमेंट करने का ऑप्शन देते हैं। और प्रीपेड क्यों? क्योंकि उन कार्ड्स में, उन वॉलेट्स में पहले से वैल्यू लोड होती है, इसलिए उन्हें प्रीपेड कहा जाता है। यानी इन सभी के मामले में अगर सेवा प्रदायगी में कोई चूक होती है और इनके द्वारा आपके मामले का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया जाता तो आप किसके पास जा सकते हो? आप आरबीआई ओम्बुड्समैन योजना के तहत आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। वो आपके मामले का समाधान करवाएंगे। अगर मान लीजिए आप ओम्बुड्समैन के द्वारा दिए गए निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है, तब क्या? तब भी आपके पास विकल्प है कि इसके ऊपर भी एजुकेटिंग या न्याय निर्णय अथॉरिटी होगी जिसके पास आप अपील कर सकते हो। 30 दिन के भीतर उनके द्वारा आपके मामले पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा है इस नई
इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना में कि ये जो संस्थाएं हैं जिन्हें आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, इन संस्थाओं का भी ये दायित्व बनेगा कि वो अपने मुख्य कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त करें। और ये वो अधिकारी होगा जो दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने का कार्य करेगा, ताकि मामलों का प्रभावी ढंग से समाधान संभव हो पाए। तो मोटा मोटा आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना क्या है, इसके की फीचर्स क्या है, इस योजना के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज क्या है, और स्पेसिफिकली एनबीएफसी पर ध्यान देंगे। कौन सी एनबीएफसी को रेगुलेटेड एंटिटीज की सूची से बाहर किया गया है, ये वो सारी जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जिन की फीचर्स पर न्यूज टुडे में बल दिया गया है, उन्हें आप अपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट या जो भी आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसमें क्लियरली पढ़ेंगे, ताकि प्रीलिम्स में कोई प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप चूके नहीं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर जो जुड़ी हुई है खुले सागर पर संयुक्त राष्ट्र की संधि, हाई सी ट्रीटी। इसका औपचारिक नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ये जो संधि, इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। आधिकारिक नाम क्या है? राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता, यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, यानी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जो जैव विविधता है उसके संरक्षण और सतत उपयोग से जुड़ा हुआ समझौता। सबसे पहली बात, जितना मुझे याद है, हम न्यूज टुडे में ऑलरेडी पहले भी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन की बात कर चुके हैं। अब कर चुके हैं तो अब क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि फिर से चर्चा में रहा। और चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अब ये समझौता लागू हो चुका है, फोर्स में आ चुका है, जिसके चलते ये समझौता फिर से चर्चा में बना। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस संधि का नेचर क्या है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन यानी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जो जैव विविधता है उसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है ये समझौता। यूएन के तहत ये एक ट्रीटी है जो लीगली बाइंडिंग प्रकार की ट्रीटी है। ध्यान देना, ये क्या है? कानूनी रूप से बाध्यकारी ट्रीटी। और इस ट्रीटी के तहत जो हाई सी एरिया है समुद्रों का, उस हाई सी एरिया को कवर किया जाता है ना। और साथ ही उस हाई सी एरिया में जो समुद्र तल है, सी बेड है, उसे भी कवर किया जाता है। और वहां के जो संसाधन, उनका संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने की बात करती है ये संधि या ये समझौता, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो अब इस समझौते के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। एक तो ये, हम बार बार कह रहे हैं हाई सी एरिया, आखिर ये हाई सी एरिया या खुला समुद्री क्षेत्र होता क्या है? अच्छा, जिसे हमने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार कहा, आखिर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में समुद्र का कौन सा हिस्सा आता है? और दूसरी बात कि आखिर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन समझौते के तहत प्रमुख प्रावधान क्या है? ये दो बातें हैं जिन्हें जान लोगे तो इस समझौते से जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि हाई सी एरिया क्या है, खुला समुद्री क्षेत्र क्या है, उच्च समुद्री क्षेत्र क्या है। उसके बाद हम इस योजना से जुड़ी हुई बातों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं एक मैप, और इस मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी देश का जो भूभाग है उसके साथ या उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बेस लाइन के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखिए, आप पाओगे कि मान लीजिए, मेरी मानचित्र कला उतनी प्रभावी नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये है भारत का, इसको मिलाने वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी? हमारी बेस लाइन। इसके भीतर जो जल बच जाता है, ये जो जल क्षेत्र बचेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर, और उसके बाद है जो हमारे भूभाग को मिला रही उस लाइन को हम क्या कहेंगे? बेस लाइन। इस बेस लाइन के परे 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसे टेरिटोरियल सी या इसे प्रादेशिक समुद्र के नाम से या प्रादेशिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, विभाजन ऐसे ही नहीं है। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी यूएन क्लोज के तहत जो
जलीय क्षेत्र हैं उन्हें इन भागों में वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकृत करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम ये डिफाइन कर पाए कि आपकी सीमा से परे कितने समुद्री क्षेत्र तक किस राष्ट्र के किस प्रकार के अधिकार बनते हैं। तो अधिकारों के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। जो आंतरिक जल है उसमें संपूर्ण रूप से एक राष्ट्र का अधिकार बनता है। तो आंतरिक जल के मामले में पूरी तरह से निर्णय लेने की शक्ति जिस राष्ट्र का वो आंतरिक जल है, यानी अगर भारत का बेसलाइन के भीतर जल है तो वो भारत की निर्णय के तहत आता है। उसके बियॉन्ड बेसलाइन के परे 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? टेरिटोरियल या प्रादेशिक जल। इस जल के संदर्भ में भी चाहे हम समुद्र तल की बात करें, चाहे हम सतह की बात करें या उसके ऊपर जो एयर एरिया है उसकी भी हम बात करें, ये प्रमुखतः जिस राष्ट्र का ये टेरिटोरियल सी है ये उसी राष्ट्र के क्षेत्राधिकार में आते हैं। प्रमुख नियम उसी राष्ट्र के काम करेंगे। हाँ, कोई इनोसेंट पैसेज यानी कोई जहाज है जो आवागमन की प्रक्रिया में यहां से गुजर रहा है तो उसे गुजरने की अनुमति दी जाती है। अच्छा, ये टेरिटोरियल सी के आगे वाला जो 12 नॉटिकल मील का एरिया होता है इसे समीपवर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी जिस राष्ट्र के जो है भूभाग के पास ये क्षेत्र है मोटा मोटा उसके अधिकार रहते हैं, लेकिन यहाँ अधिकार थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं। और आगे है हमारा कौन सा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी बेस लाइन से टोटल 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इसमें आप देखोगे हवाई क्षेत्र इत्यादि पर कोई खास अधिकार किसी देश का नहीं होता जिसका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अधिकार क्या है? खनिज संसाधन इत्यादि अन्वेषण, इन सब मामले में उस राष्ट्र को मोटा मोटा वहां पर अनुमति मिलती है। तो इस आधार पर है ना, किसी भी देश के भूभाग से लगने वाला जो समुद्री क्षेत्र है उसे हम इंटरनल वाटर, उसके बाद बेस लाइन, उसके बाद प्रादेशिक समुद्र, उसके बाद समीपवर्ती क्षेत्र है और बेस लाइन से पूरा 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। अब यहां तक तो किसी ना किसी प्रकार के अधिकार जिस देश का ये क्षेत्र है उसका बना रहता है। इसके बियॉन्ड जो समुद्री क्षेत्र है जो किसी भी देश का टेरिटोरियल सीमावर्ती या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है, उस समुद्री क्षेत्र को हम हाई सी के नाम से जानते हैं। अब समझ में आया ये संधि किसको डील कर रही है? हाई सी एरिया को डील कर रही है, यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन की बात कर रही है ये संधि, जिसका खुद का नाम भी यही है, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट। क्लियर है? तो अब समझ में आया हाई सी एरिया क्या है? ये वो क्षेत्र है जहां किसी देश का कोई विशेष अधिकार नहीं होता, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। आप पाइपलाइन बिछा सकते हो, केबल बिछा सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो, इस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं अपनी सभी राष्ट्र इस समुद्री क्षेत्र में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस समुद्री क्षेत्र में या हाई सी के मामले में किसी राष्ट्र विशेष के कोई विशेष अधिकार नहीं रहते हैं। क्लियर है? तो यही जानकारी यहां पर दी गई है कि संधि का नाम क्या है, हाई सी से ये संधि जुड़ी हुई है। आगे ये बताया गया है कि हाई सी यानी खुला समुद्री क्षेत्र आखिर होता क्या है, और इसमें यह भी बताया कि सभी देश वैध अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य जैसे नौवहन करना है, हवाई उड़ान, केबल बिछाना, पाइपलाइन बिछाना इत्यादि के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यह महासागर की सतह के 2/3 से भी अधिक हिस्से का निर्माण करता है। तो चलिए हमने ये तो देख लिया हाई सी क्या है, हमने ये भी देख लिया कि ये संधि हाई सी एरिया में जो बायोडायवर्सिटी है उसके संरक्षण से जुड़ी हुई है। चलिए इस संधि की कुछ विशेष बातें, समझौते की कुछ विशेष बातें और है जिन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत में बताया कि ऐसा नहीं कि ये समझौता या संधि अभी हुई है, नहीं, ये संधि लगभग 2023 में समुद्री जैव विविधता संरक्षण से जुड़ा हुआ जो इंटर गवर्नमेंटल सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस थी उसी में इस समझौते को अपना लिया गया था। अब तो ये समझौता फोर्स में आया है या लागू हुआ है। इस समझौते के लागू होने के बाद यूएन क्लोज है ना, जो मैंने अभी बताया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी का, जिसके तहत इस समझौते के तहत, इस अभिसमय के तहत प्रमुखतः समुद्री क्षेत्राधिकार इत्यादि के मामले को डील किया जाता है। तो इस अभिसमय या इस कन्वेंशन के तहत ये तीसरा समझौता है जो अब लागू हो गया है। इससे पहले 1994 में यूएन क्लोज समझौते का जो
भाग 11 है उसे इंप्लीमेंट किया गया और इसके अलावा इससे पहले 1995 में मत्स्य भंडार को लेकर जो समझौता था उसे भी लागू किया गया है। संक्षिप्त में मैं बता देती हूँ कि आखिर भाग 11 का क्रियान्वयन का मतलब क्या है। देखिए, यूएन क्लोज का भाग 11 ये जो सी बेड है, हाई सी एरिया में सी बेड है यानी जो समुद्री तल है वहां से खनिज संसाधनों को निकालने से जुड़ा हुआ है कि अगर वहां से खनिज संसाधन निकालने हो तो राष्ट्रों के अधिकार और दायित्व किस प्रकार के होंगे। और कहा गया है कि ये जो है ये हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी है। इस समझौते ने इस बात को माना है और इन संसाधनों को हेरिटेज समझकर ही हमें डील करना है। तो भाग 11 क्या कहता है या समझौता हुआ है तो वो क्या कहता है ये तो हमने समझ लिया। आगे स्पष्ट है, संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता यानी फिशरी स्टॉक को लेकर समझौता है। तो भाग 11 जो हाई सी एरिया में खनिज पदार्थों के खनन से जुड़ा हुआ है, समुद्र में मत्स्य स्टॉक से जुड़ा हुआ समझौता, और तीसरा जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार है उसके बियॉन्ड जैव विविधता से संरक्षण या जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ा हुआ समझौता है जो अब लागू हुआ है। यानी अगर कभी तथ्य आए कि यूएन क्लोज के तहत 3 समझौते लागू हो चुके हैं तो ये बात बिल्कुल सही है और तीनों का नाम भी स्पष्ट है। यूएन क्लोज के भाग 11 से जुड़ा हुआ समझौता, समुद्र में जो है फिशरी स्टॉक से जुड़ा हुआ समझौता, और बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन है ना समझौता। ये 3 समझौते हैं जो अस्तित्व में आ चुके हैं। अब देखिए आगे बताया गया कि समझौते का उद्देश्य क्या है। इतनी देर से मैं वही बता रही हूँ, है ना, कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे जो उच्च समुद्री क्षेत्र है उसमें जैव विविधता का संरक्षण करना ही समझौते का उद्देश्य है। अच्छा, हाँ, ये जानना जरूर महत्वपूर्ण होगा कि जब हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे तो हम किन किन चीजों पर ध्यान देंगे। 4 बातों की बात की गई है। देखिए, जो भी समुद्री आनुवांशिक या जेनेटिक मटेरियल हमें मिलता है, सभी राष्ट्रों के बीच उसका उचित और न्यायसंगत बंटवारा हो। ये नहीं कि कुछ जो राष्ट्र हैं वो लाभ लें और कुछ को उनका लाभ ना मिले। दूसरा, हम समुद्री संरक्षित क्षेत्र रणनीति का इस्तेमाल करेंगे हाई सी एरिया में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन हेतु। अगर इन उच्च समुद्री क्षेत्र में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेस। हम ये देखेंगे कि वहां जो भी गतिविधि है वहां के पर्यावरण या जैव विविधता पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी राष्ट्रों के बीच संभव हो ताकि समुद्री संसाधनों का संधारणीय ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। यानी संसाधनों का उचित न्यायसंगत बंटवारा, संरक्षित क्षेत्र, है ना, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और चौथा और क्लियर पिलर क्षमता निर्माण और राष्ट्रों के बीच आप देखोगे समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। ये की रहेंगे। इन कीज के माध्यम से हम हाई सी एरिया को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट के द्वारा कहा जा रहा है। साथ ही वित्त पोषण की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी होगी समझौते की प्रगति को देखने के लिए। साथ ही एक क्लियरिंग हाउस, एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो व्यवस्था को हैंडल करेगा, और एक सचिवालय भी है जिसकी व्यवस्था की गई है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अभी तक 83 देशों ने इस संधि के समझौते की अभिपुष्टि कर दी, इसे रेटिफाई कर दिया है। क्या भारत ने ऐसा किया है? इसे अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं लेकिन अभी तक इसे रेटिफाई या अभिपुष्ट नहीं किया है। इस प्रकार का कोई भी समझौता हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पहले भी समझौता आधारित व्यवस्था पर प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, आने वाले सालों में भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना है कि समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या है, समझौता बाध्यकारी है या नहीं है, भारत ने उसे रेटिफाई किया है या नहीं है। ये वो सारे एरियाज है जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न बनने की संभावना है। तो ध्यान से और समझकर इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है। आज का हमारा तीसरा प्रमुख आर्टिकल जुड़ा हुआ है पॉलिटी से। चलिए देखते हैं पहले आर्टिकल का टाइटल क्या है और फिर आर्टिकल को हम समझने की कोशिश करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति के गठन के निर्णय को बरकरार रखा है। यानी न्यायाधीश यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेकर जाते हैं
सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है, याचिका भी जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का मामला क्या है। देखिए, इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू क्यों हुई, इसके पीछे कारण है। पहले इनके द्वारा जो है अपना कार्य ये दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति थे। अच्छा, ये देखा गया कि इनके घर में एकाएक आग लगती है। आग लगने के दौरान ये देखा गया कि इनके घर में बहुत सारा कैश पाया गया, बहुत सारी नकदी पाई गई, और ये इस बात का उत्तर देने में विफल रहे कि आखिर इतनी नकदी इनके घर में क्यों थी, जिसके चलते ये मामला बनता है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा किसी ना किसी प्रकार की अनैतिक व्यवस्था में जो है इंडल्ज होने की आशंका बनी, जिसके चलते इनका ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाल फिलहाल में इनके खिलाफ जो है हमारी संसद के सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया को इनिशिएट किया गया। मामला लोकसभा में भी आता है, मामला राज्यसभा में भी आता है। राज्यसभा में मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, लोकसभा में जो है मामला आगे भी बढ़ता है, और लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इनका जो महाभियोग शुरू करने का मोशन था उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और स्वीकार करके एक जांच समिति का गठन किया जाता है। अब ये जो न्यायमूर्ति या न्यायाधीश यशवंत वर्मा है, इनका कहना है कि ये जो प्रोसीजरल नियम है, ये जो हुआ है, ये प्रक्रिया के नियमों के तहत नहीं हुआ। इनका कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा में भी जो है मोशन क्लियर होने और राज्यसभा के सभापति की अनुमति मिलने का इंतजार करना चाहिए था। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये कानूनी नहीं है, और इस आधार पर जो है इन्होंने समिति का गठन इत्यादि किया, इस व्यवस्था को निरस्त किया जाना चाहिए, ऐसी याचिका लेकर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो किया गया है वो किसी भी प्रकार से कानून या नियमों के खिलाफ नहीं है ना। तो वो इनकी याचिका को खारिज कर देते हैं, जो है खारिज कर देते हैं, जिसके चलते आप देखोगे कि हमारे यहाँ न्यायाधीशों की इम्पीचमेंट या महाभियोग या उनको पद से हटाने का मामला चर्चा में आ जाता है। तो करंट में कुछ डेवलपमेंट है जिसके चलते स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले वो एक्ट कौन सा है जिसके बिहाव पर यशवंत वर्मा के द्वारा याचिका दायर की गई है ना, और हमारे संविधान में वो कौन से प्रावधान हैं जो न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं, और पूरी व्यवस्था क्या है, ये वो सारा एरिया है जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने मामले का जो कोर था उसे समझने की कोशिश की। अब चलिए आगे हम व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ यही लिखा हुआ है कि न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि किसी भी एक सदन में न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव का खारिज होना दूसरे सदन में जांच को आगे बढ़ाने और जांच के लिए समिति गठित करने को रोकता नहीं है। तो अगर दूसरे सदन में ऐसा किया गया तो सिर्फ इस बिहाव पर कि पहले सदन ने या किसी अन्य सदन ने ऐसा नहीं किया, ये उचित नहीं है, मामला आगे बढ़ेगा। इस प्रकार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यायाधीशों को पद से हटाने से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान क्या है। आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 जो क्रमशः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदों से या पद से हटाने से संबंधित है। तो ये है आर्टिकल। अच्छा, हम हमारे यहाँ न्यायाधीशों को पद से किस आधार पर हटाते हैं? दो आधार दिए गए हैं, एक तो सिद्ध कदाचार और इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। सिद्ध कदाचार यानी आप किसी प्रकार की अनैतिक है ना या इस प्रकार की एक्टिविटी में इंडल्स है या आप में कैपेसिटी ही नहीं है, इस आधार पर आपको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन रोचक बात यह है कि हमारे यहाँ ये तो दिया गया है कि आधार ये है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी इन आधारों को प्रभावी ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। इसके अलावा प्रक्रिया क्या है? ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि आर्टिकल 124 और 218 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, और ये आधार है। अब इनको हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस एक्ट के तहत है? तो न्यायाधीश इंक्वायरी एक्ट 1960 एक्ट, और इसी एक्ट का हवाला लेते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ये जो व्यवहार है कि राज्यसभा ने मामला आगे नहीं बढ़ाया, लोकसभा ने जो है प्रस्ताव पारित कर दिया, मोशन क्लियर हो गया, सभापति ने स्वीकार कर लिया और जांच समिति भी गठित कर दी, एक सदन ने नहीं किया दूसरे ने कर दिया, ये सही नहीं
नहीं है। तो उन्होंने इसी अधिनियम के आधार पर ऐसा कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिनियम प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं बल्कि सुगम बनाने के लिए है। मामला ये नहीं कि प्रक्रिया क्या है, मामला ये है कि क्या न्यायाधीश द्वारा जो है कुछ ऐसा किया गया है जो सिद्ध कदाचार के तहत आता है, और अगर आता है तो फिर मामले की न्याय संगत जांच होनी चाहिए, है ना। एक बात और भी जानने की, हम बार बार न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग शब्द कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी इम्पीचमेंट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आप देखोगे कि यूपीएससी कई बार प्रीलिम्स में इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आधारित स्टेटमेंट देकर आपको पॉलिटी में स्पेसिफिकली भ्रमित करने की कोशिश करती है, इसलिए जानकारी को क्लियरली पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया क्या है। देखिए, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जो मोशन है, प्रस्ताव है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति प्रस्ताव लाए तो उसे लोकसभा या राज्यसभा सभापति या लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार कर ले। नहीं, सबसे पहले उस प्रस्ताव पर अगर लोकसभा में लाया गया है तो 100 एमपीज का, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ताकि हर छोटी छोटी बात पर या कुछ लोगों के आधार पर मोशन जो है वो सदनों में ना लाया जाए, ताकि गंभीरता सुनिश्चित की जा सके। तो सबसे पहले 100 सदस्य लोकसभा, 50 सदस्य राज्यसभा। अब अगर इतने हस्ताक्षर मिल जाते हैं तो ये मोशन या प्रस्ताव किसके पास जाता है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति या जो भी पीठासीन अधिकारी हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। अस्वीकार कर दिया तो बात खत्म। अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा सदस्य एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा। ये मामले की जांच करेंगे। इनके द्वारा जो जांच की जाती है ना, और अगर उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ पाया जाता है, यानी कोई सिद्ध कदाचार या इनकैपेबिलिटी का मामला आता है ना, अगर ऐसे किसी बात की पुष्टि होती है, रिपोर्ट को रखवाया ही जाता है सदन में, और अगर उस रिपोर्ट में ऐसी किसी बात की पुष्टि होती है तो अगला जो कदम है वो क्या है? संसदीय स्वीकृति का, यानी अब उस मामले पर वोट होता है। और संसद के दोनों सदनों में यहाँ पर जिस मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है उसे हम विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। और ये विशेष बहुमत क्या है? कुल जो सदन संख्या है उसका बहुमत, और जो उपस्थित और वोट करने वाले हैं जब उनका लगभग कितना, 2/3 बहुमत पक्ष में हो या इस बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो तो प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है। उसके बाद ये प्रस्ताव किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष, है ना। और राष्ट्रपति फिर जो है वो पद से हटाने का आदेश जारी करता है। भारत में, है ना, जे रामास्वामी, सौमित्र सेन, इस प्रकार के कुछ न्यायाधीश रहे जिनके खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव या जिसे हम महाभियोग कहते हैं वो महाभियोग लाया गया, लेकिन अभी तक भारत में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग संभव नहीं हो पाया है। अब ऐसा ही एक मामला और शुरू हुआ, और जो न्यायाधीश इंक्वायरी अधिनियम है उसके नियमों के तहत कुछ व्यवस्था पर प्रश्न उठे, जिसके चलते पूरा मामला चर्चा में रहा। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि जो करंट डेवलपमेंट है उसमें एक्ट महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, और दूसरा करंट डेवलपमेंट के चलते स्टैटिक पोर्शन जरूरी हो जाता है, यानी आपसे पूछा जा सकता है। और एक बार मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या मेजोरिटी चाहिए? क्या आप इसका भाव समझते हैं कि कुल सदस्य संख्या जो है उसका बहुमत, यानी टोटल जो मेंबर है उनका बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जब पक्ष में है तब ये प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि हस्ताक्षर कितने लोगों के जरूरी है, जांच समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, हमारे संविधान के कौन से प्रावधान है, ये सारी जानकारी है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। तो अच्छे से इन आर्टिकल्स को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर, जो जुड़ी हुई है तीसरे वैश्विक रणनीतिक ध्रुव के उदय से। चलिए, खबर क्या है पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खबर चर्चा में क्यों है।
देखिए, वैश्विक स्तर पर जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनसे हम सभी परिचित हैं। हम पा रहे हैं कि रशिया का जो महत्व है या जो शक्ति है वो धीरे-धीरे या जो प्रभाव है वो धीरे-धीरे घट रहा है। दूसरी तरफ विश्व का जो दूसरा ध्रुव है वो किसे माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो वैश्विक स्तर पर अप्रत्याशितता को बढ़ा रहे हैं। कितना कुछ बताने के लिए है। आप देखोगे भारत पर जो टैरिफ लगाए या जो विश्व के अन्य राष्ट्रों पर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए गए, वेनेजुएला में जो हुआ और अभी आज भी आपसे कुछ दिन पहले चर्चा में बना हुआ था अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर या आइसलैंड को लेकर जो रणनीति अपनाई गई है और राष्ट्रों को वार्निंग दी गई है कि अगर आप हमारे अनुरूप कार्य नहीं करते या हमारे अनुरूप व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते तो आप पर टैरिफ आरोपित किए जा सकते हैं। यानी अमेरिका ने संपूर्ण विश्व को जो है अप्रत्याशितता की तरफ धकेल दिया है। ऐसे में अगर विश्व में संतुलन बनाना है, नियम और मूल्य आधारित व्यवस्था लेकर आनी है, राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में स्वायत्ता बनी रहे, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं या संस्था आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि विश्व में तीसरा ध्रुव हो। लेकिन विश्व में इस तीसरे ध्रुव या तीसरे जो है पोल के तौर पर किसे आइडेंटिफाई किया गया है और कहा गया है कि भारत, जर्मनी या यूरोप के अन्य या अन्य प्रमुख राष्ट्रों के सहयोग के साथ जो एक जुड़ाव बनाएगा, ये जो ग्रुप या ये जुड़ाव या जो ये कोइलेशन बन सकता है, ये विश्व में तीसरे ध्रुव की भूमिका निभा सकता है। जो विश्व अत्यधिक एक ध्रुवी हो चुका है, अमेरिका द्वारा जो अप्रत्याशित परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई हैं, अगर भारत, जर्मनी या यूरोप के कुछ अन्य राष्ट्र मिलकर इस प्रकार का एक जो है जुड़ाव क्रिएट करें तो ये विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था को बना के रखने में मददगार हो सकता है। ये जो शक्ति संतुलन विश्व में बिगड़ चुका है, इस शक्ति संतुलन को सही करने का कार्य कर सकता है भारत, जर्मनी और यूरोप के जो कुछ और प्रमुख राष्ट्र हैं उनका ये जुड़ाव। इसलिए ये थर्ड पोलर की अवधारणा या थर्ड पोल की अवधारणा चर्चा में रही। क्यों इस थर्ड पोल की आवश्यकता है हम सब जानते हैं। आज के समय में विश्व में रणनीतिक स्वायत्ता बाधित हो चुकी है। आर्थिक खुलेपन के स्थान पर अब राष्ट्र टैरिफ या अन्य तरीकों से आर्थिक संरक्षणवाद की रणनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तकनीक के स्तर पर सहयोग होने की बजाय बाधित होता जा रहा है। व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप नहीं चल रही और ना ही विश्व व्यवस्था नियम या मूल्यों के अनुरूप चल रही है। तो अगर हम व्यवस्था को नियम अनुकूल बनाना चाहते हैं या सभी के लिए सही करना चाहते हैं, तो आवश्यकता है कि हम विश्व को एक ध्रुवी बनने से रोकें और बहुध्रुवी विश्व की स्थापना की तरफ आगे बढ़े। और जब हम बहुध्रुवी विश्व की बात करते हैं और उसमें थर्ड पोल की बात करते हैं, तो भारत और उसके सहयोग में ईयू के कुछ राष्ट्र या अन्य कुछ मध्यवर्ती शक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है या ये जो पूरा आइडिया है, ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक और बात जो जाननी जरूरी है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो भारत को क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले भारत को लाभ मिलेगा कि भारत को नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर मिलेंगे या जो रणनीतिक साझेदारी की भारत की व्यवस्था है उसमें विविधीकरण आएगा। भारत को किसी एक पर, रशिया या कभी यूएसए, किसी एक की तरफ झुकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर ऐसा तीसरा ध्रुव बन पाता है ना, तो आप देखोगे भारत आर्थिक लचीलापन प्राप्त कर सकता है, इकोनॉमिक रेजिलियंस प्राप्त कर सकता है। अब हम क्या देख रहे हैं, किसी एक राष्ट्र के द्वारा भारत को बहुत सारी चीजों की आपूर्ति की जा रही है या भारत की प्रमुख कोई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अगर वहां पर कुछ भी हुआ, उनके द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लिया गया जो भारत के व्यापार को प्रभावित करे, तो भारत का हित बाधित हो जाएगा। जैसे जो यूएस द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए गए उसमें यही हुआ है। तो भारत के लिए जरूरी है कि भारत इकोनॉमिक रेजिलियंस पर काम करे, अपने संबंध या अपना लेन देन कुछ ही देशों तक सीमित ना करे, बल्कि इस मामले में भी विविधता लेकर आए। भारत जो है ईयू को एक अच्छे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। भारत दक्षिण दक्षिण आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है ताकि भारत में इकोनॉमिक रेजिलियंस आए। और जब भी कुछ ही देशों पर निर्भर होगे, आपकी आर्थिक रेजिलियंस प्रभावित होगी, आघात आएंगे। जितना आप डाइवर्सिफाइड रहोगे उतना ही इकोनॉमिक रेजिलियंस होगी। तो भारत अगर थर्ड पोल
जो कंसेप्ट है उसको साकार कर पाता है या इस कंसेप्ट हेतु या अन्य राष्ट्रों के साथ ऐसा संबंध बना पाता है, तो ये भारत के लिए रणनीतिक साझेदारी विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक रेजिलियंस या आर्थिक जो संतुलन बना रहे भारत में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मददगार हो सकता है। साथ ही भारत राष्ट्रों के साथ सहयोग कर सकता है, रक्षा क्षेत्र में कर सकता है, प्रौद्योगिकी या आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में सहयोग कर सकता है, जिससे कि हमारा औद्योगिक तंत्र मजबूत हो सकता है। साथ ही वैश्विक शासन में भारत अपनी विश्वसनीय अभिव्यक्ति को जारी रख सकता है। जैसे भारत बार बार मांग करता है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए, स्थायी सीट अब कुछ और राष्ट्रों को मिलनी चाहिए, जिसका एक दावेदार कौन है? भारत भी है। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक के पुनर्गठन के लिए भी भारत दबाव बना सकता है। और साथ ही ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत करता भी रहा है, लेकिन अगर ऐसा कोई थर्ड पोल बनता है जो शक्ति संतुलन स्थापित करेगा, और इस थर्ड पोल के लिए जो संपर्क या जुड़ाव है उसमें भारत भी अगर स्थान रखता है, तो हम देखेंगे कि ग्लोबल साउथ के मुद्दों में भारत और एक जो है प्रमुख नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर सकता है, जिसमें जलवायु वितरण, राहत, विकासात्मक न्याय इत्यादि जैसे मामलों को भारत बार बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाता है। तो यही पूरी अवधारणा है जो यहाँ पर चर्चा में रही। अर्थात यहाँ पर आपको समझना ये है कि थर्ड पोल का अर्थ क्या है, और इस समय विश्व के स्तर पर ये थर्ड पोल बना कौन सकता है? कोई एक राष्ट्र नहीं, बल्कि राष्ट्रों का आपसी जुड़ाव शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता है, अप्रत्याशितता से विश्व की रक्षा कर सकता है। यही क्या होगा? थर्ड पोल। और जिस थर्ड पोल की अभी हम बात कर रहे हैं, भारत इसका एक महत्वपूर्ण घटक है, तो भारत को क्या लाभ मिलेगा? तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये प्रीलिम से ज्यादा मैं कहूंगी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो वैश्विक स्तर पर घटित हो रहा है उसमें संभावना बनती है कि थर्ड पोल कैसे डेवलप हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में पूछ दिया जाए। और अगर प्रश्न भी ना पूछा जाए तो भी अगर वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से शक्ति संतुलन बदल रहा है ना, उसमें एक राष्ट्र का अत्यधिक प्रभुत्व हो रहा है, इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आए तो आप समाधान के तौर पर थर्ड पोल जैसा विकल्प सामने रख सकते हैं। तो जानकारी तो यही है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इस जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं और एग्जाम में कैसे ज्यादा से ज्यादा उसे यूटिलाइज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अंतिम प्रमुख खबर। अंतिम प्रमुख खबर जुड़ी हुई है भारत और जापान के संबंधों से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि नई दिल्ली में 18वां भारत जापान रणनीतिक संवाद आयोजित हुआ। इस संवाद में भारत और जापान ने अपनी साझेदारी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनको जानना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन कौन सी घोषणाएं की? सबसे पहले 2026 की पहली तिमाही के भीतर ही, अंडरलाइन करेंगे इसे, आर्थिक सुरक्षा पर भारत जापान निजी क्षेत्र संवाद शुरू किया जाएगा। यानी कि इस पर अगर याद रखना हो तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर भारत और जापान, और संवाद किसका? निजी क्षेत्र का संवाद शुरू किया जाएगा। और इस संवाद में 5 फोकस एरिया रहेंगे, जिसमें फार्मास्यूटिकल, क्लीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल और सेमीकंडक्टर शामिल हैं। अब इसे भी याद करना हो तो तरीका बड़ा सरल है। जो आज के समय में सर्वाधिक चर्चा में है, सेमीकंडक्टर चर्चा में है, क्रिटिकल मिनरल चर्चा में है, क्लीन एनर्जी चर्चा में है, ICT तो चर्चा में बना ही रहा है, और फार्मास्यूटिकल, है ना। तो इन क्षेत्रों को लेकर भारत और जापान है ना, उनके बीच निजी क्षेत्र का संवाद होगा। एक इस प्रकार की घोषणा, ये जो भारत जापान रणनीतिक संवाद रहा, इसमें की गई है। इसके अलावा AI को लेकर भी काफी कुछ घोषणा की गई है। जैसे भारत जापान AI सहयोग पहल की जाएगी। इस पहल के तहत भारत जापान AI रणनीतिक संवाद होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जापान संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देगा, और इस उद्देश्य हेतु 2030 तक भारत से 500 से अधिक जो अत्यधिक कुशल AI प्रोफेशनल्स हैं, उनको जापान अपने यहाँ आमंत्रित करेगा। और क्यों करेगा? ताकि संयुक्त रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके।
तो निजी क्षेत्र भारत और जापान का सहयोग करे, इसके लिए 5 प्राथमिकता एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। साथ ही एआई पर सहयोग हो, इसलिए भारत जापान एआई रणनीतिक संवाद स्थापित किया गया है। साथ ही संयुक्त रिसर्च इत्यादि के आइडिया पर भी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा खनिज संसाधनों पर संयुक्त कार्य समूह या ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी, इस पर भी सहमति बनी है। क्यों क्यों खनिज संसाधनों पर? क्योंकि कुछ खनिज संसाधन, उसमें भी प्रमुख क्या है, क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति श्रृंखला आज के समय में अत्यधिक दबाव में है और चाइना जैसे राष्ट्र का उस पर वर्चस्व बना हुआ है। तो ये प्रमुख पहल है जिनकी घोषणा की गई है। अब चूंकि भारत और जापान के द्वारा अपनी विस्तारित होती जो साझेदारी है उसको लेकर काफी कुछ किया गया है, तो भारत और जापान के संबंध एक बार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट है, उन्हें फटाफट देख लेते हैं। देखिए, 2014 में दोनों के द्वारा या 2014 से ही विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तौर पर दोनों के द्वारा अपने संबंधों को आगे बढ़ाया गया है। अगर आर्थिक फ्रंट पर बात करें तो हम सभी को पता है कि 2011 में भारत और जापान के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और एक दूसरे के बाजारों को खुद के लिए खोला गया। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है। ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक प्रकार का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन काफी व्यापक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब हम एक दूसरे के उत्पादों को लेकर, निवेश को लेकर, है ना, खरीद इत्यादि को लेकर अपने नियमों को थोड़ा सा जो है क्या करें, सरल करें, टैरिफ इत्यादि को कम करें या समाप्त कर दें। ये सब चीजें किसमें है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक प्रकार का एफटी है, लेकिन ये अत्यधिक व्यापक होता है। इसमें निवेश आप देखोगे, आईपी, ऐसी बहुत सारी चीजें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत सारी चीजों को कवर किया जाता है। अगर हम आर्थिक संबंधों को व्यापार के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो 23-24 में दोनों के बीच जो व्यापार है वो लगभग 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा व्यापार संरचना की अगर हम बात करें तो भारत जापान से क्या प्राप्त करता है? परमाणु रिएक्टर, तांबा, इलेक्ट्रिकल मशीन इत्यादि प्राप्त करता है या आयात करता है। और हम जापान को प्रमुखतः निर्यात क्या करते हैं? कार्बनिक रसायन, वाहन और रिएक्टर इत्यादि से जुड़े हुए पुर्जों का हम जापान को निर्यात करते हैं। क्या दोनों के संबंध सिर्फ आर्थिक मामलों तक ही सीमित है? तो उत्तर है नहीं। दोनों के द्वारा सुरक्षा और रक्षा के मामले में भी काफी कुछ किया जा रहा है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा, रक्षा समझौता, इसके अलावा आप देखोगे धर्म गार्जियन, मालाबार मिलन जैसे बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं जो भी भारत और जापान के द्वारा किए जा रहे हैं। यानी रक्षा और सुरक्षा के फ्रंट पर भी दोनों के द्वारा काफी कुछ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जापान भारत का प्रमुख विकासात्मक सहयोगी भी है और इसका एक उदाहरण है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल या जैसे बुलेट ट्रेन कहा जाता है उस परियोजना में। और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम का गठन भी इसका उदाहरण है कि जापान विकासात्मक कार्यों में भी भारत की मदद कर रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें वैश्विक स्तर पर ऐसी हो रही हैं जिनमें भारत और जापान दोनों साथ जुड़े हुए हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। हम क्या देख रहे हैं? दोनों वैश्विक जो व्यवस्था है ना, वो नियम आधारित हो, इसको बढ़ावा देते हैं। दोनों के द्वारा संयुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता। क्वाड क्वाड ग्रुप जिसमें कौन शामिल है? भारत शामिल है, यूएस शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और जापान शामिल है। यानी क्वाड ग्रुप, उनके माध्यम से भी भारत और जापान आपस में जुड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मेंबर हैं G4 समूह। ये वो समूह है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात करता है और स्थायी सदस्य बनने के लिए जो अपना महत्व है या अपनी जो एबिलिटीज है उसको प्रखर करता है। जैसे में इसमें जर्मनी, ब्राजील, जापान और भारत शामिल है। G20 यानी ये सारे ऐसे समूह हैं जहां भारत और जापान के हित आपस में मिलते हैं। तो इन दोनों के संबंध सिर्फ बायलैटरल ही नहीं है बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भी कुछ ऐसा है कि इनके हित एक दूसरे से मिलते हैं।
अगर हम अफ्रीका के संदर्भ में सहभागिता की बात करें तो वहां भी हमें यही देखने को मिलता है। जैसे 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की स्थापना और अफ्रीका में सतत विकास के लिए दोनों के द्वारा संयुक्त पहल की गई है। साथ ही सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक इनिशिएटिव है, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत और जापान दोनों शामिल हैं। तो मतलब क्या है, ये सबसे पहले तो ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है कि देखिए, जिन भी चीजों के लिए है ना हमारी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता है, तो इन राष्ट्रों के बीच आपस में आपूर्ति श्रृंखला सही बनी रहे, है ना। साथ ही कुछ ही राष्ट्रों पर कुछ चीजों के लिए निर्भरता उसे कम किया जाए, ताकि भविष्य में इनके लिए कुछ चीजों की सप्लाई पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, जो व्यवस्था है वो सही बनी रहे। इस हेतु ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत द्वारा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। यानी भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध तो है ही हैं, वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे सहयोग, समझौते, इनिशिएटिव ऐसे हैं जिनके दोनों पक्षकार हैं या दोनों के हित मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत और जापान ना सिर्फ रणनीतिक बल्कि बल्कि आर्थिक विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में, रक्षा सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। और इस सहयोग को और आगे बढ़ाना, है ना, और एक दूसरे के हितों को अधिकतम करना, ये भारत और जापान दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है। तो ये जो भारत जापान सहयोग है, ये आईआर अंतरराष्ट्रीय संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही है, इसका कुछ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ जो सहयोग हुआ है, जो इनिशिएटिव हुए हैं, जो संगठन है ना, या जो पहल इत्यादि का नाम है, यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मुख्य परीक्षा में आईआर में भारत जापान संबंधों की अगर बात हो, तो वर्तमान में जो घोषणा की गई है, इससे पहले भारत और जापान ने साझेदारी में क्या क्या किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को उठाकर आप अपने उत्तर को बेहतर कर सकते हो। तो ये थे आज की प्रमुख खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों को। संक्षिप्त सुर्खियों में आज की हमारी पहली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है आईडीपीज यानी आंतरिक रूप से अव्यवस्थित प्रोटीन से। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय शोधकर्ताओं ने डिजोबाइन नामक एक ओपन सोर्स एआई टूल विकसित की है। ये टूल क्या करेगी कि यह टूल प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल की मदद से आंतरिक रूप से जो अव्यवस्थित प्रोटीन्स है, जिन्हें आईडीपीज कहते हैं, उनके पारस्परिक संपर्क का पहले से ही पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम इन आईडीपीज के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये आईडीपीज महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो होते क्या है, ये लचीले और आकार बदलने वाले प्रोटीन के हिस्से होते हैं। इनकी कोई एक स्थिर संरचना नहीं होती, लेकिन आप ये देखेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा या बीमार, ये दोनों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि कोशिकाओं द्वारा एक दूसरे को संकेत देने, जीन सक्रियता को नियंत्रित करने, कैंसर के प्रसार और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये तय करते हैं कि कौन सा जीन सक्रिय होगा और कौन सा जीन निष्क्रिय होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रोटीन्स की फोल्डिंग और गुणवत्ता को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रोटीन को कोशिका के अंदर आसानी से कार्य करने में भी मदद या सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्हें मोलिक्यूलर ग्लू या आणविक गोंद भी कहा जाता है, या मोटा मोटा ये उसी प्रकार का कार्य भी करते हैं। तो ये जो हमारी पहली संक्षिप्त सुर्खी थी, ये थी आईडीपी के बारे में कि चर्चा में क्यों है और आईडीपी आखिर होता क्या है और ये क्या क्या करने की क्षमता रखता है। तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल है। अगली जो हमारी संक्षिप्त सुर्खी है वो जुड़ी हुई है सुखात्म राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से। एक्चुअली सरकार ने इस सांख्यिकी पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं, जिसके चलते यह पुरस्कार चर्चा में रहा। सबसे पहले यह पुरस्कार आखिर है क्या, कौन इस पुरस्कार को स्थापित करता है, किस क्षेत्र में
उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है, ये तीनों चारों बातें जानना हमारे लिए जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार के बारे में कि यह पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए, तो सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के लिए या बेहतर कोई इस प्रकार का शोध किया गया है तो शोधकर्ता व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक प्रशस्ति पत्र, शॉल और स्मृति चिन्ह इस पुरस्कार के तौर पर मिलता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है और 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय सांख्यिकीविद जो है उनको सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान और उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो जब भी आप सुने सुखात्मे पुरस्कार, मोस्पई और सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ये वो दो बातें हैं जो ध्यान में आपको रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए फंड की नेटिंग व्यवस्था के संदर्भ में। हाल ही में सेबी ने एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए जो है फंड की नेटिंग व्यवस्था की अनुमति दी है ताकि इनकी परिचालन दक्षता बढ़ सके और एफपीआईज की निवेश की लागत को कम किया जा सके। अब चलिए, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लाभ देने वाली व्यवस्था ये समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर ये व्यवस्था है क्या। तो नेटिंग के तहत क्या करते हैं एफपीआईज, एक ही दिन की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग उसी दिन कैश मार्केट में खरीद के लिए कर सकते हैं। मोटा मोटा नेटिंग का मतलब क्या होता है, आप मुझसे 100 रुपए जो है अ, चाह रहे हैं या आपने मुझे 100 रुपए दिए हुए हैं, मैंने आपको 70 रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको 70 रुपए दिए, आप मुझे 70 रुपए चुकाओगे, आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैं आपको 100 रुपए दी, तो हमारी नेट डिफरेंस कितना बचा, 30 रुपए का। तो मैं आपको क्या चुका दूं, 30 रुपए, क्या हो गया, नेटिंग हो गया। तो इसी प्रकार से एफपीआईज के द्वारा हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में खरीद की जाती है ना, उनके द्वारा खरीद किया गया, बेचा गया, तो जो पूरे दिन का लेन देन है उसमें जो नेट है अगर सिर्फ वो सेटल हो तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम फंड्स की नेटिंग के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा है इसमें, एफपीआईज को कारोबार के दिन पूरी राशि की जगह केवल जो नेट फंड ऑब्लिगेशन है उसी को जमा करना पड़ता है ताकि बड़ी अमाउंट जमा करने का ऑब्लिगेशन ना बचे और साथ ही वो फंड्स का बेहतर ढंग से उपयोग कर पाए तो फंड की लागत कम हो। इसका उद्देश्य क्या है, एफपीआईज को बिक्री के दिन ही खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने से मुक्त करना है ना, कि उनको कुछ एडिशनल राशि रखनी पड़ेगी नहीं, वो आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। राशि की व्यवस्था करने की लागत को कम करना और लेन देन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेबी ने कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है फंड की नेटिंग व्यवस्था और किससे जुड़ी हुई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से जुड़ी हुई है। विशेषाधिकार समिति क्यों चर्चा में रही, विशेषाधिकार समिति, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति एक सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना से जुड़े आरोपों की जांच करने वाली है, जिसके चलते ये मामला चर्चा में रहा। अब बात यह है कि विशेषाधिकार समिति यहां पर चर्चा में आ गई। क्या होती है प्रिविलेज कमेटी, विशेषाधिकार समिति स्थायी संसदीय समिति है। अच्छा, संसद के प्रत्येक सदन की अपनी अलग अलग विशेषाधिकार समिति होती है। राज्यसभा की अगर विशेषाधिकार समिति की बात की जाए तो इसमें 10 सदस्य होते हैं, सभापति द्वारा इन्हें मानित किया जाता है। और लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बात की जाए तो इसमें 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इन्हें नामित किया जाता है। यह क्या है, अर्ध न्यायिक शक्ति वाली एक समिति है। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन के मामलों की जांच करती है। तो चूंकि विशेषाधिकार समिति चर्चा में रही और पॉलिटी का आप पीवाईक्यू ट्रेंड देखोगे तो एक ट्रेंड बड़ा कॉमनली देखने को मिलेगा कि करंट से कम और करंट के चलते जो स्टैटिक इंपॉर्टेंट होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विशेषाधिकार समिति हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली जो संक्षिप्त सुर्खी है वो जुड़ी हुई है स्वास्थ्य चिंताओं से।
शुगर युक्त मीठे पेय पदार्थों के सेवन पर टैक्स और शराब के सेवन पर टैक्स पर एक वैश्विक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के द्वारा। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है। रिपोर्ट में सबसे पहले ये बताया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी कर का क्या प्रभाव होता है। स्वास्थ्य कर कौन से कर होते हैं? जो हानिकारक उत्पाद जैसे कि मीठे पदार्थ जैसे शुगर ड्रिंक्स इत्यादि या शराब इत्यादि पर लगते हैं, और ये टैक्स लगने के चलते ये उत्पाद महंगे हो जाते हैं। महंगे होने के चलते लोगों की खरीद क्षमता से परे हो जाते हैं, इसलिए इनका सेवन या इनकी खपत कम होती है। और इनका सेवन और खपत कम होगी, और चूंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सीधी सी बात है खपत कम होने से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो इनकी खपत कम होने से मोटापा, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, मानसिक रोग, इस प्रकार के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो कम होने की संभावना बनती है। साथ ही अगर इस प्रकार के टैक्स सरकार कलेक्ट करती है तो इन टैक्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें इन संसाधनों को खर्च कर सकती। यानी सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है और नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार के स्वास्थ्य करों के माध्यम से कम हो रहा है। केस स्टडी भी इन्होंने दी है। इन्होंने कहा कि 2018 में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक्स पर लगाए गए कर के चलते वहां चीनी का सेवन कम हुआ, मोटापे में कमी आई और साथ ही सरकार को रिवेन्यू बेनिफिट भी मिला। लेकिन इस रिपोर्ट ने जो है कुछ बेहतरीन बातों के साथ कुछ चिंता भी जताई। और चिंता क्या है? देखिए, शराब का अत्यधिक वहनीय होना। इनका कहना है कि आज भी बहुत सारे देशों में शराब महंगी होने के बजाय पहले की तुलना में सस्ती और आसानी से उपलब्ध है ना? कारण क्या है? कर तो लगाया है लेकिन आय जितनी बढ़ी है लोगों की उसके अनुरूप कर नहीं लगा, जिसके चलते शराब वहनीय हुई और शराब की खपत बढ़ी है। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ देशों के द्वारा कुछ मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स पर्याप्त ढंग से नहीं लगाया जाता। जैसे कि हम देखते हैं कि फलों का रस, मीठा दूध, रेडी टू ड्रिंक कॉफी और चाय, ये कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिन पर सामान्यतः या तो कर लगता नहीं या कर की दर काफी कम होती है, जिससे कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, है ना, और ये है इसकी फाइंडिंग्स। अब हम बात करते हैं बायो सेफ्टी लेवल्स के संदर्भ में। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर में देश की पहली सरकार वित्त पोषित बायो सेफ्टी लेवल 4 कंटेनमेंट सुविधा, है ना, और एक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। बायो सेफ्टी लेवल्स होते क्या है? देखिए, बेसिकली ये लैब से जुड़े हुए सेफ्टी के प्रिकॉशंस या मेजर्स या मानक होते हैं। कि देखिए, आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के अ, आप देखोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। तो उनसे जुड़ी कोई भी लैब है या व्यवस्था है, वहाँ बायो सेफ्टी के लेवल्स क्या होने चाहिए, मानक क्या होने चाहिए, उन्हें हम किसके तहत पढ़ते हैं? बायो सेफ्टी लेवल्स के तहत पढ़ते हैं। अच्छा, 4 प्रकार के बायो सेफ्टी लेवल है। बायो सेफ्टी लेवल 1, 2, 3 और 4। चलिए, बायो सेफ्टी लेवल 1, इसमें कम जोखिम वाले कीटाणु से रक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ये उन सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए जो वयस्कों में संक्रमण का बहुत कम या कोई खास खतरा पैदा नहीं करते। लेकिन खतरा अगर इससे अधिक है तो बायो सेफ्टी लेवल 2, मध्यम जोखिम और रोगाणुओं से रक्षा हेतु इस प्रकार के सेफ्टी लेवल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। यह उन सूक्ष्म जीवों से बचाव करते हैं जो मध्यम स्तर का रिस्क पैदा करते हैं। अच्छा, बायो जो है सेफ्टी लेवल 3, हवा में फैलने वाले खतरनाक प्रकार के रोगाणुओं से रक्षा के लिए हम इन लेवल या 3 लेवल के बायो सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इनसे जुड़ी हुई जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें वायु प्रवाह को रेगुलेट किया जाता है, सीलबंद कमरे होते हैं, अत्यधिक आधुनिक पीपी किट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और बायो सेफ्टी लेवल 4 क्या है? अत्यधिक खतरनाक और चरम वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से रक्षा के लिए जो हम मीजर्स लगाते हैं वो मीजर्स बायो सेफ्टी लेवल 4 के तहत होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है ये अत्यधिक प्राणघातक हो सकते हैं और इनका जो संक्रमण है सामान्य तो उनके लिए हमारे पास कोई उपचार नहीं होता। तो यहाँ पर कठोर प्रकार के सुरक्षा मानकों का अनुसरण किया जाता है।
तो सूक्ष्म जीव किस प्रकार का है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव पर टेस्ट हो रहा है, व्यवस्था है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं। 4 बायोसेफ्टी लेवल्स हैं। पहला सबसे ज्यादा ढीला ढाला, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, और जैसे हम लेवल 1 से 2, 3, 4 की तरफ बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रभाव, प्राणघातकता और हमारे सेफ्टी मेजर सब बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर है? तो ये है बायोसेफ्टी लेवल से जुड़ी हुई संक्षिप्त न्यूज। अब हम बात करते हैं रूट विल्ट रोग। इस रोग का प्रभाव हाल ही में किस पर देखा गया? नारियल की फसल पर देखा गया। आखिर है क्या ये? सबसे पहले तो नारियल की फसल को प्रभावित कर रहा है। ये धीमी गति से फैलने वाला एक रोग है, और इस रोग या बीमारी का कारण है फ्लाइटोप्लाज्मा। फ्लाइटोप्लाज्मा पौधों में रोग पैदा करने वाला एक बैक्टीरिया होता है। ये पौधों के फ्लोएम यानी पोषण, देखिए पौधों में एक जाइलम, एक फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा। जाइलम क्या करता है? ये वो पार्ट है जब नीचे से जो पोषक तत्व है, वो जैसे मृदा से जो चीजें हैं वो ऊपर की तरफ पहुंची है ना। और दूसरा आपने सुना होगा फ्लोएम, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से जो पोषक तत्व है बनते हैं और पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो ये जो फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, ये पौधों के फ्लोएम में रहते हैं, यानी पोषण ले जाने वाले भाग में रहते हैं, और इनका प्रसार कीटों के माध्यम से होता है। इसके प्रभाव की अभिव्यक्ति कैसे होती है? आप देखोगे पत्तियां ढीली होकर अंदर की ओर मुड़ना, पीला पड़ना, सड़ना शुरू हो जाती है, और अंततः नारियल की पैदावार प्रभावित होती है। तो कभी पूछा जाए रूट बिल्ट रोग चर्चा में रहा किससे जुड़ा हुआ है या किसके संदर्भ में चर्चा में रहा, तो नारियल के संदर्भ में रहा। अब आगे इसमें बिल्कुल स्टैटिक इंफॉर्मेशन दी गई है कि नारियल की खेती के लिए कितना तापमान जरूरी है, प्रचुर मात्रा में धूप चाहिए होता है। आप देखोगे बलुई, दोमट, लेटराइट और जलोढ़ मृदा चाहिए होती है। साथ ही भारत विश्व में नारियल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अगर हम 21-22 के आंकड़ों की बात करें तो। नारियल उत्पादन की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं और उत्पादन के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है, ये जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली जो हमारी संक्षिप्त सुर्खी है वो जुड़ी हुई है चाबहार बंदरगाह से। एक्चुअली ईरान में जो घरेलू स्तर पर अनरेस्ट की स्थिति है, जो अव्यवस्था, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब उस स्थिति में अमेरिका द्वारा अलग अलग राष्ट्रों पर दबाव बनाया जा रहा है। भारत पर भी चाबहार बंदरगाह को लेकर दबाव है। तो ऐसे में भारत का स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होना चाहिए? क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे चाबहार बंदरगाह, पोर्ट ऑफ जो है चाबार या चाबार बंदरगाह, ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पोर्ट के माध्यम से भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान या मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना पाता है। तो ऐसे में अगर भारत इस पोर्ट से अपने स्टेक अलग करता है तो अफगानिस्तान या मध्य एशिया तक भारत की पहुंच बाधित हो सकती है। तो ये बड़ा ही क्लोज और टाइट एक डिप्लोमेटिक डिसीजन भारत के लिए होगा, इसलिए चाबहार बंदरगाह चर्चा में बनी हुई है। चलिए इस बंदरगाह के बारे में जानते हैं। ये ईरान के सिस्ताना और बलूचिस्तान प्रांत में, और कहां पर अवस्थित है? बेसिकली कौन सी खाड़ी है? ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी में ये स्थित है। यह ईरान का एकमात्र डीप सी बंदरगाह है जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 टर्मिनल है, एक का नाम है शाहिद बेहिशती और दूसरे का नाम है शाहिद कलंतरी। यह बंदरगाह आईएनएसटीसी का एक अभिन्न हिस्सा है। आईएनएसटीसी क्या है? अंतरराष्ट्रीय उत्तरी दक्षिणी परिवहन गलियारा। ये लगभग लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मॉडल गलियारा है, और यह गलियारा भारत को ईरान और कैस्पियन सागर के माध्यम से किससे जोड़ने का काम करता है? रूस और यूरोप से जोड़ता है। तो ये जो चाबार पोर्ट है, ये स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो एक डिप्लोमेटिक स्थिति क्रिएट हुई है, ये अब भारत को थोड़ा विकट स्थिति में डाल रही है। अब देखना होगा कि भारत इस संदर्भ में किस प्रकार का निर्णय लेता है। तो ये थी न्यूज इन ब्रीफ। एक बार इन संक्षिप्त सुर्खियों को आप अपने स्तर पर अच्छे से पढ़ लेंगे। आज के न्यूज टुडे के इस अंक को मैं यही विराम देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जो न्यूज हमने कवर की है वो आपके लिए मददगार होंगी, और आप इन खबरों को अच्छे से पढ़ेंगे, और ना सिर्फ अच्छे से पढ़ेंगे बल्कि परीक्षा उपयोगी ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।